बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो आज बातें की हैं वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने सूबों से ये गुजारिश की है, ये दरख्वास्त की है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल दिया जाए। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान कर दिया है। SOPs बनाए हैं। SOPs ये हैं कि आप अपनी जो विंडोज़ हैं बसेस की उनको खुला रखें, AC ना जलाएं, मास्क लगाएं, एक जो रो है उसके अंदर 2 से ज़्यादा लोग ना बैठें, एक दरवाजे से आप जाएं दूसरे दरवाजे से बाहर आएँ। बहुत से सवालात उठते हैं इस मामले के ऊपर, इस पर हम बात करेंगे। कोरोना जिसके बाद तेज़ से तेज़ तर होते चले जा रहे हैं, हमारा लाएअमल क्या है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इंडस्ट्रीज़ खोलने की बात की है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की है कि मंडे को वो खोल दी जाएगी। इमरान खान साहब का ये कहना है। उनका ये भी कहना है कि कोरोना इस साल तो ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा, हमें अपना लाइफस्टाइल 1 साल के लिए SOPs के साथ ही करना होगा। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि बेरोज़गारी से लोगों को नहीं मारेंगे, जिन लोगों के रोज़गार ख़त्म हुए उनको मंडे से पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। ये उनकी गुफ्तगू है जो आज उन्होंने की थी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास हुआ और वो सियासत की नज़र हो गया। सियासी बातें ही की जाती रहीं, काम की बात कोरोना के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की गई। इमरान खान साहब भी नहीं आए और शहबाज शरीफ साहब भी नहीं आए। नून लीग हालांकि खुद उन्होंने रिक्वेजिशन दी थी इस इजलास के हवाले से। TADA बाकी मामला वो सब कुछ सबकी जेबों के अंदर, और दिन भी आपने ज़ाया कर दिए और किसी किस्म की कोई प्रोडक्टिव चीज़ जो है वो सामने नहीं आई। नैब के हवाले से भी अब बात करेंगे। कहा जा रहा है कि ईद के बाद शायद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की जाती रही। नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ 7 अरब का रेफरेंस भी तैयार कर लिया और हुकूमती वजीर भी नैब के रडार पर हैं। इस पर हम बात करेंगे। नासिर नकवी साहब सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। तशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं। शहजाद चौधरी साहब सीनियर एनालिस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। शहजाद चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। नासिर नकवी साहब आपसे मैं स्टार्ट करूँगा। नासिर नकवी साहब, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है। सिंध और पंजाब खासकर 2 बड़े सूबों के अंदर, लाहौर को तो इस वक्त सेंटर कहा जा रहा है कोरोना का, दीगर शहर भी इसके अंदर आते हैं। SOPs फॉलो किए जा नहीं रहे, नरमी आप मजीद किए जा रहे हैं। एक तरफ आप लाहौर की बड़ी मार्केट जिसमें शालमी, जिसके अंदर अनारकली है, वो बंद कर रहे हैं, फिर आप कुछ बड़े मॉल्स बंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज फिर इमरान खान साहब सब कुछ खोलने का इंडिया दे रहे हैं। सर, हमारी प्लानिंग क्या है? देखिए, हम तो पहले दिन से इस बात पे थे कि जब ये सानहा हुआ, कोरोना ने हमला किया, तो लॉकडाउन सख्त होना चाहिए था, लोगों को अपनी अपनी जगह रोक लेना चाहिए था। लेकिन इमरान खान साहब ने, हुकूमत ने और बहुत से लोगों ने, बल्कि हमारे साथी तज्ज़ियाकारों ने भी कहा कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है। यकीनन लॉकडाउन इलाज तो नहीं है, लेकिन एहतियात है। और इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज जो था वो एहतियाती था, मोहतात रहना था। उसके लिए करके लोगों को बाकायदा गाइड करके, उनको आगाही दे के फिर उनको आगे छोड़ना चाहिए था। अब मिसाल के तौर पे इन्होंने जो 3 दिन 4 दिन बाज़ार खुले रखे तो सारी चीज़ें सामने आ गई। ये कोई हमारे मुल्क के बाहर के रहने वाले तो थी नहीं हुकूमत अपनी है, कोई फातहीन तो थे नहीं कि मुल्क से बाहर से आए थे। इन्हें पता नहीं था कि हमारी कौम का मिजाज क्या है। मिजाज उन्होंने देख लिया कि किसी जगह SOPs की कोई पाबंदी नहीं हुई, ना ताजरों की तरफ से हुई, ना आवाम की तरफ से हुई, ना बच्चों की तरफ से हुई, ना बड़ों की तरफ से हुई, ना बुजुर्गों की तरफ से हुई। यानी हम हर जगह, अब देखें ना, अगर बाज़ार खुले थे तो एक तो ताजिर हज़रात को चाहिए था कि वो SOPs पर अमल करते जो उन्हें वादा किया था, वैसे इंतजाम करते कि बाज़ार के अंदर वो लोग आते जो SOPs पर अमल करते, वरना बाकी ना आते। दूसरी तरफ से आवाम को खुद सोचना चाहिए था कि बुज़ुर्गों को और बच्चों को रोका जाता घरों पर। अगर ख़वातीन की आमद ज़रूरी थी तो उनमें भी तादाद कम होनी चाहिए थी। लेकिन आपने देखा ऐसा मेला ठेला लगा लाहौर में और बाकी भी शहरों में कि देखने के काबिल, तौबा तौबा, ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने कोरोना को फतह कर लिया। कोरोना फतह नहीं हुआ, खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हुकूमत कह रही है कि अभी मज़ीद जो है इसकी तादाद बढ़ेगी और रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों और सैकड़ों की तादाद बढ़ रही है। और अभी हमारी तरफ नहीं, अब जो दूसरे मुल्कों में जो मामला थे वो उन्होंने, एक तो तरक्की याफ्ता थे, एक वसाइल थे उनके पास, एक उनके मामलात और थे, एक वहाँ कानून की बालादस्ती थी। हमारे यहाँ जो नहीं है, हमारे यहाँ सियासतदान जो है वो खुद नहीं कुछ कर रहे तो बाकी किसी ने क्या करना, खुद सिर्फ तकरीरें कर रहे हैं और तकरीरों के बाद जो है वो घर चले जाते हैं, वो समझते हैं उनकी जिम्मेदारी पूरी होगी। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब ट्रांसपोर्ट भी खोल दी जाए। 3 सूबों ने इनकार कर दिया, सिर्फ पंजाब में ट्रांसपोर्ट खोलने की बात हो रही है। एक मॉल्स खोल रहे हैं, इसमें मैं
इत्तेफाक करता हूँ कि बाज़ार के मुकाबले में अगर मॉल्स खोल दिए जाएं तो वहाँ SOPs का जो है वो सिलसिला उस पर ज़्यादा सख्ती से अमल दरामद हो सकता है, क्योंकि जाने वाले वहाँ पे जो है उनकी अपनी भी आगाही होती है, दूसरा वो जो माल के मालकान है और सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें उन लोगों को लाया जा सकता है। लेकिन बात तो वो होगी कि छोटे दुकानदार कहाँ जाएंगे, छोटे बाज़ार में जो लोग बाज़ारों में दुकानें कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, उनके जो कारोबार का मसला है। तो ये मामला जो हम कारोबार के नाम पे ब्लैकमेल हो रहे हैं, हम बेरोज़गारी के नाम पे ब्लैकमेल हो रहे हैं, हुकूमत जो है उस बात को मान रही है और सारी चीज़ें जो हैं वो सारी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ती जा रही है, खोलती जा रही है, जो कि हमारे हिसाब में तो गलत है। जब हालात ख़राब होंगे तो देखिएगा अब ईद के बाद क्या होता है। ये 10-15 दिन का इन्हें दे दिया नरमी, और ये सारा जो था स्मार्ट लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया, नरमी वाली भी बात हो गई, बाज़ार भी खुल गया, हर चीज़ का आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। अब क्या है, पहला नारा था कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, लेकिन अब मैं समझता हूँ ना डरना है ना लड़ना है, अब तो मुकाबले की बात है। इसलिए कि आपने मैदान में सारे पहलवान छोड़ दिए हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी, सब कुछ है। तो अब तो मुकाबला करना है, तो अब मुकाबला करने के लिए उनको तैयारी कराएं। आपके पास वसाइल नहीं है कि तैयारी आपने क्या करानी है, हर शख्स ने अपनी जान खुद बचानी है, इसलिए कि सभी को सभी से खतरा है। तो मामलात इस अंदाज में, हम अभी तक सीरियस ही नहीं हो रहे, हम इतने नॉन सीरियस हैं बहैसियत कौम कि हमारे जो लीडरान हैं वो भी एक दूसरे पर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, और अगर कोई काम कर रहा है तो ये नहीं देख रहे कि चले अगर इसने 10% या 20% या 30% कोई काम किया है तो इसको वाह वाह करें ताकि 50 और 60 पे चला जाए, उसके हम टांगे खींचने शुरू कर देते हैं, तनकीद शुरू कर देते हैं। मामला जो है मेरे हिसाब के मुताबिक जो मुझे नज़र आ रहा है, मेरी ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, इतनी बड़ी आफत पहले कभी नहीं आई। ये आजमाइश की घड़ी है, इसमें हम लोगों को अगर हम मिन हैसुल कौम यकजहती का मुजाहरा करते, तमाम सूबों से मिल के मुशावरत से बातचीत करते हैं, तो मामला जो है सिर्फ ज़बानी कलामी हो रहे हैं, लफ्ज़ी जंग चल रही है। कि पहले दिन बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारे वज़ीर आज़म जो हैं अगर वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने तो हम उनके साथ हैं और हम उनके पीछे हैं, उन्हें क़यादत करनी चाहिए। लेकिन बार बार जो हमारी अपोजिशन है उसको गिला यही है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो PTI के वज़ीर आज़म हैं, वो तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म हैं, वो अपनी पार्टी के वज़ीर आज़म हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं है। लोगों से मुशावरत उस अंदाज में नहीं कर रहे जिस अंदाज में करनी चाहिए थी। हालांकि होता ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी महल्ले में कोई आफत आ जाए, कोई हादसा हो जाए, तो सारा महल्ला, सारी गली इकट्ठी होकर बैठ जाती है और वो सोचते हैं कि इसका हल क्या है। क्यों? कि वो अपने वसाइल के मुताबिक उसकी प्लानिंग करते हैं। अब मामला ये हैं कि वसाइल हमारे हैं और प्लानिंग भी हमारी है नहीं, तो हम करेंगे क्या? अब हम खुला छोड़ने के चक्कर में हैं। हम कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट भी छोड़ दें, ट्रांसपोर्ट भी खोल दें, दुकानें भी खोल दें, सब कुछ। ये फिलहाल तो इन्होंने ड्रामा कर लिया, ये ईद तक चलेगा, लेकिन जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो ईद के बाद ऐसा होगा कि सख्त लॉकडाउन इन्हें फिर करना पड़ेगा। और मेरा वही फिक्रा जो पंजाबी की मिसाल है, 100 गंडे भी खाओ तो 100 छितर भी खाओ। बिल्कुल ठीक है। शहजाद चौधरी सर, इमरान खान साहब कहते हैं कोरोना को देख रहे हैं लेकिन बाकी मुल्क भी तो संभालना है। फिर कुछ एस्टिमेट्स की बात करते हैं कि हमारा ख्याल था कि 52,324 केसेस हो जाएंगे, खदशा था 1,324 अमवात हो जाएंगी, लेकिन अंदाजे से कम 35,700 केसेस और 770 अमवात हैं। सर ये तो ठीक हो गया, लेकिन इसका क्या मतलब ये है कि हम लॉकडाउन में नरमी पर नरमी करते जाएं, SOP जरूर बनाएं लेकिन उन पर अमल दरामद ना करें? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो कि मेरे सामने आती हैं। वो ये है कि एक तो आपका माशरा है, जो हमने माशरा 70 साल में तश्कील दिया है, उसकी जो इनएडिक्वेसीज हैं, जो कमियां हैं, वो सबके सामने आ गई। ये माशरा, ये लोग किसी की बात सुनने वाले नहीं। आज हम जब लाहौर की सड़कों को देखते हैं या कराची में देखते हैं मामला, तो हम किसको उसका कसूरवार ठहराएं? अगर हम रियासत को ठहराते हैं तो रियासत के पास कर्फ्यू का इलाका तरीका है। हुकूमत को देखते हैं तो हुकूमत के पास वसाइल नहीं। माशरे को देखते हैं तो माशरा आप किसी कोई कानून फॉलो करने की उसको ख्याल ही नहीं है। अच्छा, जब आपके पास ये सब कुछ सामने आ जाता है और नजर आ जाता है कि आप किस तरह के माशरे में हैं, किस तरह की हुकूमत में हैं, किस तरह के वसाइल, महदूद वसाइल के अंदर रहते हैं और किस किस्म की रियासत के अंदर रहते हैं, जहाँ पर कि अगर आप जोर लगाएंगे तो एक टेंटेटिव वल्नरेबल रियासत और टेंटेटिव मामला में चली जाएगी। इसलिए आपके पास और कोई चारा नहीं कि आप स्वीडन का रास्ता देखते हैं और कहते हैं कि चलो हम तो काबू हुए नहीं, हम स्वीडन वाले रास्ते पे ही डाल देते, बाकी जो अल्लाह करेगा। वरना आपके हमारे सामने न्यूजीलैंड का रास्ता किया, वो नाज़िर नबी साहब बिल्कुल ठीक था। अगर पहले 4 सख्त तरीन लॉकडाउन था पूरे मुल्क के अंदर, कोई ऐसे बंद किसी इंतजाम के साथ लोगों को उनके घर पे खाना पहुंचा सकते, जरूरतमंदों को, ये वही जरूरतमंद
जिनको 12-12 हज़ार रुपए दिए, उनमें से तो नहीं मैं कहता कि सारे के सारे आज आपको आलमी में या और सड़कों में नजर आते हैं, लेकिन ये सब के सब देख के ख्याल आता है कि गरीब कहाँ चले गए हैं जिनके बारे में हम परेशान थे और जिनके पहले 4 चीजें हम लॉकडाउन नहीं किया या लॉकडाउन को नरम कर। तो अब सवाल ये पैदा होता है, अब पिछला वक्त तो गुजर गया, आने वाले वक्त के अंदर अब आप ये सोचो कि अच्छा अब यहाँ से किधर लेके जाए। मेरा ख्याल है ये बनना मुतय्यन हो चुका, जो आपने खोल दिया। मैं एग्री करता हूँ नासिर नकवी साहब से उस बात के ऊपर कि आप देखेंगे कि ये एक साइकिल चलेगा, जब बहुत ज्यादा देखिए ईद तक एक चलेगा, जब इसके असरात आएंगे के महीने में तो आप एक लॉकडाउन देखेंगे, कई जगहों पे स्मार्ट लॉकडाउन से मुकम्मल लॉकडाउन, और फिर जब फिर भूख तंग करेगी तो वो लोग तंग करेंगे, लोग उनके कानून को फॉलो नहीं करेंगे, फिर कहेंगे अच्छा ये मामला जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक आपको कोई उसका इलाज नहीं, ये मामला आपके माशरे में, आपकी रियासत में, आपकी हुकूमत पर चलता रहेगा। राइट, वो लोग वल्नरेबल, वो अपना ध्यान खुद करें। 60-65 साल की उम्र है, कोई मसला है घर के अंदर है, घर बाहर जो निकलेंगे, आप घर से बाहर निकलेंगे आपको बीमारी हो जाएगी, क्योंकि बीमारी हर जगह है, इसका कोई इलाज, कोई वैक्सीनेशन नहीं है और ना ही किसी काबू है, ना ही किसी कंट्रोल। डॉक्टर सही डरते हैं, आने वाले वक्त उनके हाथ से भी बात बहुत जाएगी, शायद यही इसका काम चल रहा है। बिल्कुल 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 ठीक है। तो शाम साहब ये बताइएगा कि एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि 3 माह हो गए हैं हुकूमत की कोरोना के हवाले से, अभी कोई पॉलिसी सामने नहीं आई। पॉलिसीज तो खैर आती गई हैं, उन पर अमल दरामद कितना हुआ है इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन आज 3 माह के बाद सर ये बताइएगा कि क्या हुकूमत अब क्लियर है या अभी तक उनकी पॉलिसी मुबहिम है कोरोना के हवाले से? देखो सामा, 3 माह वाकई 3 माह हो चले हैं इस बहस को चले हुए कि जी हुकूमतें जो मेजर्स लिए हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या बेहतर हैं, ठीक हैं, नाकाफ़ी हैं, हुकूमत का फेलियर हुआ है या हुकूमत किसी हद तक कामयाब हुई है। फॉर एंड अगेंस्ट ओपिनियन हमने देखते हैं कि आती रही है। फिर हमने देखा कि जब से सियासी माहौल इस हवाले से गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, तो आपने देखा कि पिछले 2-2.5 हफ्तों से इतनी शिद्दत के साथ अपोजिशन की तरफ से बात आ रही थी कि जी पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए, पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए, और हुकूमत कहती थी, फवाद चौधरी साहब खास तौर पे कि जी वर्चुअल कर लें, ऑनलाइन या स्काइप या दूसरा वो जो कहते हैं वीडियो लिंक्स पे कर लें। वो कहते थे नहीं, सब आना चाहिए। सबसे ज़्यादा शोर किया आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने, लीडर ऑफ दी ओपोजिशन ने। आप देख लें वो मिसिंग है, वो नहीं आए, एंड मौके पर नहीं आए, कह दिया कि जी मेरे डॉक्टर ने मना कर दिया। नहीं आए, सुने ना साहब, वो भी नहीं आए, ठीक है, जरदारी साहब बीमार हैं, वो भी नहीं आए। अब हुआ क्या है, 3 महीने की बहस के बाद आप, मैं या आम आदमी एक्सपेक्ट कर रहा था, गलत कर रहा था, नहीं कर रहा था, उसकी तवक्को थी कि कोई चलें, कोई कौमी इत्तफाक राय पैदा होने की गुंजाइश पैदा होगी। वो तो नहीं हुआ, लेकिन आप देख लें कि सियासी महाजराई अपने उरूज पे पहुंच गई है। एक्विजिशन, काउंटर एक्विजिशन, आज भी आप देख लें, ये लगता है किसी को कोई परवाह नहीं। चले मैं और आप तो किसी खेत की मूली नहीं है, जो हमारे करते धरते हैं, जो दावे करते हैं, जो पार्लियामान देखे ना, मैं लफ्ज़ सुन के ना, एतजाज एहसन साहब इतनी शिद्दत के साथ लफ्ज़ बोलते हैं, पार्लियामान, पार्लियामेंट सुप्रीम, पार्लियामेंट की इज्जत, ये डायरेक्टली लोगों का इलेक्टेड अदारा होता है, नेशनल असम्बली खास तौर पे, किसी के आगे जवाब दे नहीं। आपने देखा क्या हाल हुआ है, यानी कितनी तादाद में कम लोग आए हैं। उसामा के आप बुध वाले दिन देख लें, टोटल 26 लोग आए थे, उसमें से 15 लोग गवर्नमेंट के थे और 11 लोग जो है ना वो अपोजिशन से आए हुए थे। और प्रोडक्टिविटी उम्र से ज्यादा लोग जो है ना वो उसमें आए नहीं थे, ठीक है जी, वो भी उसमें नहीं आ पाए। चले वो तो लगता आना ही था। मेरा अपना जाती तौर पे ख्याल है, शहजाद चौधरी साहब ज्यादा बेहतर बात करेंगे इसमें, कि ये गवर्नमेंट ने तो एक तरह से कॉल ब्लफ कर दिया अपोजिशन का कि जी इजलास बुलाएं, इजलास तो नहीं हुआ। अब क्या है कि अब उन्होंने कहा कि टायराइड खोल दे हुकूमत के खिलाफ, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई हिकमती अमली नहीं है, ठीक है, अच्छी है, बुरी है, नाकाफी है, बेहतर है, चलें इस पे बात हो सकती है। अब सवाल यह है कि हुकूमती सतह पे, ओपोजिशन के सतह पे आज पूरी कौम के सामने मैं ये कहूँगा कि जो बेनकाब हुए हैं हमारे पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग, जिस बुरे तरीके से उन्होंने अवाम के एतमाद को नुकसान पहुंचाया है, और इन हालात में भी एक इतना स्पेशल इजलास जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान की तारीख साथ नहायत अहम इजलास होगा। 2 दिन पहले आपने देख लें सेनेट का इजलास हुआ है, वहाँ पे यही बात हो रही है, शॉर्ट ऑफ माँ बहन की गाली नहीं दी गई, बाकी सब कुछ वहाँ पे हो रहा है। अब सवाल यह है कि भी इसकी वजह क्या है। देखें, नॉन सीरियसनेस तो हम देख लें कि ओपोजिशन के पार्ट पे तो हमेशा होती है, चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट जब ओपोजिशन में थी या कोई हो, उनको तो मौका मिलना चाहिए सियासत करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, चले वो तो कहेंगे। गवर्नमेंट के पार्ट पे हम देखते हैं कि जो बात क्लैरिटी नहीं आए,
जो मैं बिल्कुल ये बात सही है कि हुकूमत पे जो तनकीद होती है कि भाई आज तक 3 माह में कोई आप एक कोई पॉलिसी लेके नहीं आए, आपने कैसे निपटना है, आप क्लैरिटी के साथ नहीं आए, लॉकडाउन करना है नहीं करना है, नरम रखना है सख्त रखना है, फिर आपने खुद ही बार बार आता है जी अशराफी ने करवाया, प्राइम मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारी लेने से इनकारी हो गए, चले ये भी गुजर गया वक्त। सवाल ये कि अब इस तक जब सारी दुनिया वार्न कर रही है कि जी पाकिस्तान अब सर्ज होगा, पाकिस्तान का कहते हैं 24वां नंबर आ गया इस हवाले से पूरी दुनिया में 192 ममालिक में जहाँ पे शिद्दत से आया हुआ है और आगे भी आएगा। इस हवाले से इस पर कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ने चले जो मेजर लिए थोड़े लिए पैसा दवा बहुत दिया, लेकिन सवाल यह है कि जो हम रोते रहे हैं SOP सोशल डिस्टेंसिंग ये सारा कुछ करना, आज भी बाजार भरे हुए हैं और हुकूमत अब कह रही कि जी मॉल रह गए हैं। मैं देख रहा हूँ कि वो सारे स्टेक होल्डर बैठे हुए हैं, सबके लोग माजत के साथ पार्लियामेंट में आप लोगों को जो भेजा गया लगता है कहीं ना कहीं कोई किसी की नुमाइंदगी और उनके फायदे मुफाद की बात कर रहा है। वो कहते हैं जी अब आपने ये खोल दिए दुकानें, वहाँ तो ऐसे कोई नहीं है, SOPs होते नहीं है, आप मॉल खोल दें वहाँ तो हमारे बंदे होते हैं और ये होता है वो होता है, हम बेहतर कर सकते हैं। सवाल ये कि सारे ईद के जो 15 दिन रह गए हैं उसामा कोई नहीं चाहता कि इसका नुकसान हो, डेफिनेटली नुकसान हुआ, अपनी इकोनॉमी बुरे तरह से शैटर हुई है। आइंदा आने वाले दिनों में अल्लाह माफ करे हालात बहुत खराब होंगे, चाहे आप जो मर्जी कर लें। आज वो पीट के 1% उन्होंने इंटरेस्ट रेट और कम किए, नीचे लेके आए 8% लेके आए, लेकिन इट्स लॉन्ग वे टू गो, कोई एक्टिविटी भी होगी नहीं होगी, किस तरह होगा। असल मसला फौरी तौर पर इससे निपटने के लिए जो मेजर दिए गए वो नाकाफी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब लोग जो कहते हैं कि जी कोई ट्रेड ऑफ नहीं है लाइफ एंड लाइवलीहुड में। आप प्राइम मिनिस्टर साहब जो आप कहते हैं बिल्कुल आपका कंसर्न आम आदमी को बचाना, उसके रोजगार को बचाना, उसके पेट के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता, अभी जिस तरीके से लाहौर में भी हुआ, कराची में हुआ, दोबारा से जनाब आपने दुकानें सील सर मैं लगता है कि खुदा ना खास्ता ये मामला आगे जाएगा तो बहुत परेशानी। मैं आपकी तरफ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमने लाहौर के अंदर और कराची के अंदर मार्केट्स बंद की हैं और दोबारा से फिर हम आज खोलने की गुजारिश भी कर रहे हैं, सुबह से बात कर रहे हैं। नकवी साहब आप बात कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब भी नहीं आए, इसमें ये ठीक है कि शहबाज शरीफ साहब भी नहीं आए। ऐसे इकबाल साहब कहते हैं कि वज़ीर दाखिला कहाँ है, वो बताते हैं कि इन्होंने जो दाखिली रास्ते हैं उन पर क्या इंतजाम किए हैं। वज़ीर खारजा आते हैं वो आके बताते तारकीन वतन जो है वो उनके लिए क्या इंतजाम किए हैं, और फिर उन्होंने निशानदेही ये भी कर दी कि हम तो यहाँ पे बात जो है वो 18वीं तरमीम पे कर रहे हैं, NFC पे कर रहे हैं, तो सियासत की बात कर रहे हैं, हम इसके अलावा कोई प्रोडक्टिव बात तो कर नहीं रहे। अब जहाँ पर सर हुकूमत की बात करते हैं या अपोजिशन की बात करते हैं कि अपोजिशन के लोग तो सही मानों में नहीं आए, तो हुकूमत भी तो नहीं आई, उसके अंदर जो है वो इमरान खान साहब को आना चाहिए था, दीगर जो लोग हैं उनको आना चाहिए था, और अपोजिशन को भी आना चाहिए था मुकम्मल तौर पर। आपने जब आपने देखिए मैंने ये बात की, जिन्होंने सेशन रिक्विजिशन किया है नकवी साहब, जिन्होंने सेशन रिक्विजिशन किया है शहबाज साहब ने इतने लंबे साइनों से किया, वो कहाँ है? एहतजाम साहब मैंने बात सुने, मैंने पहले ये बात की कि ना कायदे ईवान था ना कायदे हस्ब इख्तलाफ था, तो कौम के साथ तो सिर्फ मजाक किया गया। और दूसरी बात यह है कि उसामा भी बड़े मासूम आदमी है कि ये पूछ रहे हैं कि लोग क्यों नहीं आए, हुकूमती लोग क्यों नहीं आए। इन्हें ये नहीं पता कि सारी ज़िंदगी ये होता है जब अपोजिशन रिक्वेस्ट करती है इजलास को तो उसमें हुकूमती अरकान जो है वो गायब होते हैं आमतौर पर। और आप ये देखें फवाद चौधरी साहब ने कितनी ज़ोर से शोर मचाया था कि मैं नहीं जाऊँगा इसलिए कि वहाँ कोरोना का ख़तरा है। आप बताएं हुकूमत क्यों नहीं जाएगी? हुकूमत इस किस्म की बात क्यों इशू को मतलब नॉन इशू और नॉन इशू को इशू बनाने के चक्कर में होती है। तो मामला जो है उसमें कोई भी कम नहीं कर रहा। अपोजिशन की बात कर रहे हैं, दोनों ने मिलकर तय किया था कि इसमें कोई कोरम की बात नहीं होगी, इसमें ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन सही माना में नासिर नकवी साहब पॉइंट स्कोरिंग जो करनी थी ना अपोजिशन को बड़ी भले तरीके से करनी थी, अपने बंदों को भिजवा के करते, आज हुकूमत खौफनाक बैकफुट पे होती। बिल्कुल सही है, नहीं बोले आप नकवी साहब बताइएगा, कंप्लीट कर लें आप। अच्छा एहतजाम साहब बात मैं ये कह रहा हूँ कि सारे काम करके देख लिए, हमें मुआशी बहरान से डराते हैं, आप भी डराते हैं, बाकी भी कह रहे हैं। जब हम कर्फ्यू या सख्त की लॉकडाउन की बात कर रहे थे तो आप नाराज़ होते थे। बात यह है कि हम एक बहरान में मुब्तला नहीं हुए, अभी तो इसका रिजल्ट आना है। हम तालीमी मैदान में भी बहरान का शिकार हैं, हम सेहत के मैदान में भी सब कुछ कलही खुल गई कि हमारी औकात क्या है। हम मुआशी तौर पे तो पहले भी बहुत अच्छे नहीं थे, बाकी मामला जो थे जो छुपे हुए थे ढके छुपे मामला थे वो भी ओपन हो गया, कोरोना ओपन कर गया। मैंने सिर्फ अर्ज ये किया कि अब कौम को चाहिए जागना और हुकूमत पे इतबार करने की बजाय वो सारी चीज़ें सामने आ गई। उन्होंने तो कहा आपको खुला छोड़ रहे हैं, आप अपने ट्रांसपोर्ट भी चलाएं, आप कारोबार भी करें, आप बाजार भी चलें, अब हमें अपनी ज़िंदगियाँ खुद बचानी है। तो मैंने कहा ना कि डरना नहीं है क्योंकि मायूसी से क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, लड़ना नहीं है इसलिए कि हमारे पास वसाइल नहीं है।
हमारे मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल नहीं है, ना हुकूमत कुछ दे रही है। इन्होंने डॉक्टर्स को फ्रंट लाइन पे कहा, सलूट पे सलूट मार रहे हैं, सलाम पे सलाम कर रहे हैं, लेकिन जो वजारत के लोग हैं, महकमे के जो सेहत के लोग हैं, वो तो एडवांस से अपने एक एक तनख्वाहें ले गए, बजट ले गए, और इन लोगों को तनख्वाहें नहीं दी बल्कि इनकी तनख्वाहों से कटौतियाँ हुई हैं। तो ये कौन कहेगा, इन दोगली पॉलिसी का जवाब कौन देगा? अब दूसरी जानिब हमारी जो नौजवान नस्ल, हमारी जो नई नस्ल, जो हमारी मुस्तकबिल की क़यादत है, उनकी जो तालीम का नुकसान हो रहा है, जिस अंदाज में हम कर रहे हैं, हम उसके SOPs ही हमारे तय नहीं हो रहे कि हमने 9वीं के साथ क्या करना है, 8वीं के साथ क्या करना है, 10वीं के साथ क्या करना है, 11वीं 12वीं के साथ क्या करना है। उसको तालीम को सूबों को लेके लीस्ट बॉर्डर किया हुआ है ना वो, इसलिए तालीम तो तरवीम ने बड़ा गर्क कर दिया ना, तालीम ने और सेहत का जब से सूबों के पास गए हैं तो एहतशाम साहब, बात ये तालीम, सेहत, ये सब कुछ सूबों के पास गए 18वीं तरमीम में। तो तरमीम जब की जाती है तो पार्लियामेंट में की जाती है, लेकिन जब हम दोगली पॉलिसी करते हैं कि पार्लियामेंट में काम की तरमीम नहीं करते, एक दफ़ा हो गई तो क्या हुआ, कोई आसमानी मखलूक ने वो कर गया, पार्लियामेंट के अरकान ने पास की थी, आए बैठे डिबेट करें, उसमें जो चीज़ें बुरी हैं उनको तब्दील करें। लेकिन आप जब पूरी कहते हैं 18वीं तरमीम ही गलत है, सूबों को इख्तियार देना ही गलत है, तो फिर वहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। राइट सर, ममलकत की कौमी यकजहती के लिए सर चौधरी साहब की तरफ जाना है। शिदात चौधरी साहब, सर ये बताइएगा कि वैसे तो हुकूमत की जिम्मेदारी हुकूमत पर ज़्यादा आयद होती है किसी भी मामले पर, कोरोना के ऊपर भी सियासत की जा रही है, अभी ये इजलास हुआ इसके अंदर भी सियासत की जाती रही, सर जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? बाजू का तो अपोजिशन भी शरारत करती है, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए बात सुने, NCOC के अंदर रोजाना सारे चीफ मिनिस्टर बैठे होते, सिंध वाला भी पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, वहां बैठे होता है, बाकी PMLN वाले आजाद कश्मीर से आ जाते हैं, बाकी अपनी अपनी के जहां जहां बैठे हैं सब लोग वहां शामिल होते हैं। कौन कहता है कि ये जो फैसले हैं ये मिलकर नहीं कर रहे? ये सब के सब डिस्कस करते हैं, आपस में एग्री करते हैं। होता ही है कि एग्री करने के बाद जाके अमल नहीं करते, तो भाई हेडक्वार्टर में जाके अपनी एक अलग दुकान और कहते हैं कि नहीं मुझे कहा तो फैसला किया लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, तो मैं अब इसको लेके जाऊंगा अपनी पार्टी क्या, अगर मेरी पार्टी एग्री करेगी तो फिर हम उसको फॉलो करेंगे, और 4 घंटे बाद या 8 घंटे बाद एग्जैक्टली वही चीज जो कि वो कर रहा होता है। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि मैं नहीं मानता सेक्टर, मैं खुद बहुत ताकतवर हूं और मैं इतना ताकतवर हूं कि मैं चाहूं, मेरी तो बड़ी मेहरबानी है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर चल रहा हूं। तो इसलिए जो कौमी यकजहती, कौमी यकसुई की बात करते हैं सियासी सत्ता की, उसकी मुझे समझ नहीं आती कि उसका मतलब क्या। ये दूसरी बात ये है कि देखिए हम जब तक यकसुई नहीं होती हम लड़ नहीं पाएंगे। सारे अपने अपने में लीडरशिप भाई अपने अपने में लड़ो। अच्छा, और जो आपकी पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होती इसलिए नहीं होती कि इसको पता ही नहीं कि क्या है, करना क्या। आप किसी से लोग आप क्रिटिसाइज को, अब आप अपना ऑल्टरनेट प्लान दे दो, आप बताएं कैसे करना चाहिए। 3 दिन ये तकरीरें करते रहे, बड़े बड़े लीडर बैठ, कोई एक बताए, किसी ने कहा है कि जी अच्छा आपका, वो कहते नहीं आप हुकूमत के पास पॉलिसी नहीं। मुझे कौन सी हुकूमत के पास पॉलिसी दुनिया में नजर आती है? ट्रंप के पास है पॉलिसी, तो उसके पास जो बोरिस वो है जॉनसन, उसके पास है पॉलिसी। एक चल क्या तुक्का उसका स्वीडन वाले का पता नहीं, अल्लाह जानता है किस रंग को निकल, उसने कोई लॉकडाउन का जायजा है लाइफ, हाँ सोशल डिस्टेंस और मास्क और ये न्यूजीलैंड वाले का 7 लाख की आबादी है, उसने आती दबा के दिया, उसने कहा अगले 3 लाख नहीं निकलेगा, हम खाना हम पहुंचाएंगे। 60 लाख लोगों का ये करना पॉसिबल है, इस्लामाबाद जितनी आबादी। तो कहने का मतलब ये नहीं समझ आती सियासी तौर पर कहाँ गैप है, ये कोई गैप नजर नहीं आता। ये नालायकी हर जगह एक ही जैसी, और वो नालायकी आप में भी नजर आती है, उनके कामों में भी नजर और उनके अमल में भी। राइट, सब जाना ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नकवी साहब, मुझे अगले टॉपिक पे जाना है और आपसे जानना यह है कि नैब क्या करने जा रही है। 7 अरब का रेफरेंस शरीफ खानदान के खिलाफ, ईद के बाद कोई बड़ी गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। देखें, नैब जो है जब वो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो गया तो नैब अब ताकतवर है, और ये छोटी जो है यही कुर्बानियों की साबित होगी। शायद आपको याद हो कि मैंने बहुत पहले कहा था
कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं एक दफा फिर अंदर जाएंगे तो शेख रशीद साहब वाला मेहमान बनेंगे शेख वो। रशीद साहब वाला स्टाइल अपनाया आपने। नहीं, लेकिन मैं तो बहुत पहले कहा है। नहीं, अल्फाज का चुनाव, छोटी ईद पर कुर्बानी होगी। हाँ, कि छोटी ईद पे ही कुर्बानियाँ हो जाएंगी, इसलिए कि अभी नए वालों को भी ये नहीं पता कि नया ऑर्डिनेंस कब आ जाएगा या हुकूमत किस वक्त जागेगी और क्या करेगी, आवाम किस तरह मिलेगी, अपोजिशन क्या चाहती है, नून लीग क्या चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, क्योंकि मिल के ही ऑर्डिनेंस आना, जो पिछला ऑर्डिनेंस जो टाइम बार हो गया तो उसमें मसला। अब मामला जो है ना वो इस अंदाज में है कि एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में ये लोग लगे हुए सब सियासी तौर पे, जैसे कि आपने असम्बली के इजलास में देखा कि कोई अपोजिशन ने इजलास बुलाया, ना हज़ब इख्तिलाफ के लीडर साहब आए, ना उनकी जानिब से किसी पार्लियामेंटेरियन ने कोई तजावीज़ पेश की। क्यों? तो उन पर पहले हमला करके तनकीद का निशाना बनाया गया, बस वो सियासी लड़ाइयाँ हुई और मशाहिदुल्लाह ने बड़े छाती पे मार के ये कह दिया कि हम सियासतदान हैं भाई, हम सियासत करेंगे। जो हमें ये कहता है कि सियासत ना करो वो गाली देता है, हम समझते हैं ये गाली, हम सियासत करेंगे। भाई उनका हक है, वो कह सकते हैं, वो इलेक्टेड लोग हैं, पार्लियामेंट में मौजूद हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन की जिम्मेदारी है वो दोनों जानिब से अदा नहीं हो रही। अब नैब जो है वो अपना रंग दिखाएगा, इसलिए कि मैंने जिस तरह पहले आपको बताया था कि चौधरी शुगर मिल्स और रमज़ान शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनके शरीफ बरदरान के जो मामलात हैं, हमजा के मामलात हैं, इन सब के नाम मौजूद हैं और वो मसरूर अनवर वगैरह जो दूसरे मुख्तार नाम है और शुएब नाम है, इनमें से एक आध जो है वो वादा माफ गवाह भी बनेगा, इसलिए इन पर सख्ती फिर आएगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे शहबाज शरीफ साहब को किसी और लालच में बुलाया गया था कि आओ बैठें और बैठ के कोई मामला तय करके और मसले हल कराएं और सियासत को आगे बढ़ाएं, लेकिन वो फंस गए हैं लगता है, और ये मामला जो है नैब के ही थ्रू होगा। लेकिन अब नैब ने एक और दाना जो डाला है, जैसे आज तकरीर की है गुलाम सरवर अवान ने पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि 4 दहाइयों से मैं मुंतखब हूँ, सियासत कर रहा हूँ और मेरे पे जितने भी इल्ज़ामात हैं मैं उनको ऑन करता हूँ कि आए मेरी तहकीकात करें, बल्कि मेरा पूरा ख़ानदान हाजिर है। उसूलन तो पूरे पार्लियामेंट में तमाम लोगों को यही कहना चाहिए और अपनी तलाशी देनी चाहिए ताकि किसी जगह से तो कुछ सफ़र शुरू हो कि करप्ट कौन है कौन नहीं है, सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत तो ना हो। लेकिन गुलाम सरवर ने जिस अंदाज में आज कहा, चैलेंज किया, अल्लाह करे वो अपने इसी बात पे कायम रहे और मोराल उनका रहे और वो दूसरों को भी ओपन कर सकें। उन्होंने कहा पूरी पार्लियामेंट का भी ना करें, आप पूरी काबीना का करें, तो ये होना चाहिए, इसमें क्या मसला है। एहतसाब जब ही होगा जब जो साहिब इख्तिदार है उनका। मैं सर आता हूँ, सर मैं आता हूँ आपकी तरफ। वो सीनियर है मेरे, बात कर लूँ। एहतशाम साहब ये बताइएगा कि नून लीग जो है उसके हवाले से जो अभी बात की है नकवी साहब ने कि शहबाज शरीफ साहब किसी और मैसेज पे बुलाए गए लेकिन लालच में आ तो गया, लेकिन अब मामला कुछ और आ रहा है, घेरा मजीद तंग हो रहा है नून लीग के खिलाफ। पहले तो एक जुमला अगर इजाज़त दें, गुलाम सरवर खान ने जो अपने आप को पेश किया बहुत अच्छी बात की है, लेकिन सवाल है कि उन पर तो अभी कोई इल्ज़ाम ऐसा है नहीं, ना कोई तहकीक है ना इंक्वायरी है और केस वेस तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने बात कह दी। तो सवाल तो इस वक्त है कि जिन BCA लोग उनको साज़ के बारे में उनको नोटिस गया है, आप देख लें, तहकीकात शुरू हो गई हैं। जी हाँ, गया, एक नोटिस गया था, देखें जिस तरीके से बाकायदा एलिगेशन लगे हैं परवेज खटक के ऊपर, उसके बाद अलीम खान चले कुछ अर्सा रहे अंदर, फिर वो क्या नाम है अपने आजम सवाती साहब, क्या आजम सवाती, जी हाँ आजम सवाती साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके केसेस रुके हुए हैं, आगे चल नहीं रहे किसी न किसी वजह से, मालूम जब्बा लेना देना इवन प्राइम मिनिस्टर पे भी है। देखिए अब ये जो सवाल इस वक्त है कि जी क्या वजह है कि एकदम से हमने देखा कि जिस दिन से खास तौर पे ऑर्डिनेंस लैप होता है नैब का, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि नैब जो लगता है दोबारा कमर बांधना शुरू कर दी है। अब एक तरफ आलम यह है कि लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से पिछले 2 ढाई-3 माह में नैब के खिलाफ बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी हैं कि, और ख़ास तौर पर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, कि कोई शफाफियत नहीं है, कोई आप काम नहीं कर रहे हैं, पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं, ये बात पहले भी होती रही है। मतलब जिस तरह उनको बैकफुट पे किया गया, हाई मॉरल ग्राउंड जिस तरीके से ख़त्म हुआ है नैब के अदारे का, अब नहीं लगता कि बावजूद इस बात के कि ये शहजाद अकबर साहब ने जो तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मतलब कहने वाले लोग कह रहे हैं और मैं भी कहता हूँ, आप भी सवाल पूछते हैं कि ये वही 20 सवाल हैं जो पहले भी कई दफ़ा पूछ चुके हैं शहबाज शरीफ साहब से। ये वही तफसील है जो BCA लोगों के उन्होंने, ठीक है इस दफ़ा पता लग रहा है कि ये बेनामी अकाउंट्स के तहत जो सब कुछ होता रहा। माजर के साथ आज मैं देख रहा था कि किन लोगों ने
नौशा खाने से जिस तरीके से थोड़े से पैसे दे के बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलवाई हैं, चले आपने ठीक है 2 करोड़ की गाड़ी आपने 10 लाख में ले ली, तो चले अपनी जेब से दे दें, वो भी बेनामी अकाउंट से जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी पैसे जमा कराए, इसी तरीके से जनाब जरदारी साहब के लोगों ने भी और बाकी लोगों ने भी। अब यह है कि शहबाज शरीफ साहब, अहम सवाल आपका है कि वो किस मार पे हैं, किस वजह से यहाँ पे आए हैं। देखें इस वक्त यह है कि हुकूमत ये चाह रही है कि कोई तरीका छोड़ा ना जाए, शहबाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इतरात ये हैं, कहने वाले मुख्तर हल्के ये कह रहे हैं हाथ खुला रखे। ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखें जिस तरीके से मरियम साहबा आज भी खामोश हैं, बड़ा एक कल के परसों के प्रोग्राम में प्रवोक किया खातून ने, आसमा ने इनको, परवेज रशीद साहब को एक लफ्ज नहीं बोले। वो परवेज रशीद साहब हैं तो बड़ी मार खाई है जिन्होंने, मेरी उनके बड़ा दोस्ती भी है उनसे, जितनी मार उन्होंने खाई है नाखून तक मुशर्रफ ने उनके निकलवा दिए थे बार, इतना मारा था उस शख्स को। मतलब क्लीन आदमी है, टके की कभी उसने कुछ नहीं किया उसने। वो भी बंदा खामोश है। जब उससे बार बार सवाल पूछा गया जी मरियम बीबी कब अपनी खामोशी तोड़ेंगी, वो देखे ना जी मौका माल देख के, जब वो पार्टी लीडर है, जब उनके लोग कहेंगे तो वो डेफिनेटली सामने आएंगी। तो लग ये रहा है और इत्तलात ये आ रही है कि जी शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत बड़ा भरपूर जोर लगा रही है। मुख्तर हल्के चाह रहे हैं कि ना हो, जिनके कहने पे वो आए हैं। और कहने वाले लोग, नकवी साहब आपको भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने किन लोगों से वहां पे लंदन में आने से पहले थोड़ा सा पहले मुलाकातें की थी। तो अब ये हो नहीं सकता, अपेरेंटली लगता नहीं है स्कीम ऑफ थिंग्स में कि नवाज शरीफ साहब वहां बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ आके अंदर हो जाए, साहबजादे उनके अंदर ही हैं, वो गारंटी की मैं चौधरी साहब की तरफ बढ़ता हूं, गालिबन रखा हुआ है अंदर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शहबाज शरीफ साहब पर आप किस तनाजुर में देख रहे हैं सारे मामले को? नून लीग के खिलाफ केसेस, शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस एक दफा फिर से सर उठा रहे हैं, अब कुछ बड़ा होने जा रहा है इस तरीक के बाद? देखिए मेरी नज़र में तो सियासत को जिस तरीके से आप तीनों समझते हैं और जिस तरीके से इनके सियासतदानों के मामलात को समझते हैं, उतना तो शायद मैं इतना गहराई में नहीं समझता। मैं आपकी बातें सुन के कुछ चीज़ें आसपास कर सकता हूँ, लेकिन देखिए नैब से हट के अगर नैब है भी तो क्या उसके होने के बावजूद नवाज शरीफ साहब के यहाँ से जाने में, जेल से निकल के वहाँ जाने, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पहले भी मुकदमे थे, उसमें हुदैबिया भी शामिल था, उसमें और भी थे, वो भी सारे के सारे सर पे नजर कर दिए गए, वो भी चले गए। मदर ऑफ ऑल मनी लॉन्ड्रिंग केसेस चौधरी साहब अभी इस वक्त चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग, सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस इस वक्त जो सामने आया हुआ है। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि नैब होना या ना होना मेरे ख्याल में बहुत बड़ा फैक्टर नहीं। अब इससे होता क्या है, क्या हर पाकिस्तान का सियासतदान या हर पाकिस्तान का जो मेरे ख्याल में जो बहुत मालदार आदमी है उसके पीछे कोई ना कोई पानी दिलचस्पी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो जिसने कहा था ना आसिफ मुसा साहब ने कि बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज, मैं कहता हूँ पॉसिबल क्राइम, क्राइम नहीं कहता, पॉसिबल क्राइम। अगर ये बात है तो फिर तो हर एक को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। लेकिन जो अब तक है उन्होंने उनका क्या बना, मेरा अपना ख्याल ही है 18वीं तरमीम, शहबाज शरीफ साहब का जाना या रहना या पार्लियामेंट में आना, नवाज शरीफ साहब माफी तलाक थी, PMLN के मामला की माफी तलाक थी और सिमिलरली पार्टी की माफी तलाक थी, इन सब का आपस में एक चोली दामन था। तो जब आपको बहुत सारी तब्दीलियां करानी होती हैं फिर कहीं ना कहीं से आप लेवल्स ऑफ इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पता मैं किसी को कोई लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या नहीं रहा, लेकिन ये देख कोरोना के बाद जो लिमिटेशन आपकी रियासत में नजर आई है, और वैसे भी हमारे इदारे समझ लेना कि 18वीं तरमीम में जब इतनी ताकत देती सूबों को, उसके बाद तो अब यहाँ पे तो कोई प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार नहीं हो, कहता है चीफ मिनिस्टर पंजाब दूंगा या चीफ मिनिस्टर सिंध दूंगा, वज़ीर आज़म मैंने नहीं, वज़ीर आज़म के पास है क्या 14 किलोमीटर का इलाका। तो कहने का मतलब ये था कि जहाँ पर रियासत आपकी सतह पे आते हैं वहां पे सवालात बड़ी भीड़ से खड़े हो रहे थे, ये हुआ क्या है और कैसे सारी की सारी ताकत निकल के सूबों के पास चलेगी, सूबे की मर्जी कल को डिक्लेयर कर दे। वो देखिए ना बिलावल साहब आपको कहते हैं कि हम आज भी चाहते हैं कि हम मुल्क के साथ मिलकर चलें, वरना क्या हम याद नहीं। अब जहां पर आप बारहा इसकी बात सुननी पड़े और एक ऐसे तजर्बे के बाद जो कि 71 में हो चुका है, तो फिर ये सवाल है कि इसको करना क्या। तो 18वीं तरमीम को खत्म करने की बात, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटर को एक ज्यादा बेहतर दुरुस्त लाने में एक कोशिश जरूर है। अब उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, कौन कौन इस्तेमाल होता है, तो एक दूसरी चीज है। तो मैं अपना तर्जिया यहाँ तक
जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा नकवी मैं साहब, उसामा सर मैं आप उसामा एक जुमला, जी जी मैं उसामा अगर इजाजत है मैं एक जुमला कह दूं। जी। देखिए मैं जब चोई साहब से बात आप कर रहे थे तो एक जुमला मैं ऐड करना चाह रहा था, जो जब मैं बात कर रहा था शबाशी साहब की, जिसको थोड़ा सा उन्होंने भी आगे लेके गए। देखिए आइसोलेशन में शबाशी साहब नहीं आए। ये जो आप देख लें, आज भी फ्लोर ऑफ द हाउस जो है ना, हुकूमत के किसी लीडर ने कहा है, आज वजीर ने, कि जी कोई बात नहीं हो रही 18वीं तरमीम पे, लेकिन ये कोई आसमानी साइफा भी नहीं कि बात ना हो सके। देखिए हो क्या रहा है, रियासत वर्चुअली उसामा इस वक्त रुक गई है। माजरत के साथ, विदाउट बीइंग इमोशनल, मैं आपको बताऊं कि जो खिलवाड़ 18वीं तरमीम और प्लस ये जो 7वें NFC अवार्ड ने किया था, अब 10वां अवार्ड भी अनाउंस हो गया है। अब देख लें, मैं वो फिगर कोट करता हूं जो दुनिया की कोई ताकत उसको रिफ्यूट नहीं कर सकती, आप भी नहीं कर सकते, आपके भी फिगर है, मेरे भी हैं। 5500 अरब का रेवेन्यू है, उसमें से NFC के तहत और अपना 18वीं तरमीम के तहत 2500 रुपया सूबों को चला जाता है, 1700 रुपया चला जाता है आपका डिफेंस में, और 1800 रुपये के करीब जो है ना वो चला जाता है आपके डेट सर्विसिंग में। पूरे मुल्क को चलाने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए हुकूमत के पास कोई पैसा नहीं बचता। फिर वर्ल्ड बैंक IMF से हम लेते हैं उधार, ठीक है, उससे हम अपना बजट बनाते हैं, मामला को चलाते हैं। अब जिस तरीके से सूबों ने वन गो में जो मफादात हासिल किए, अब मुझे बताएं कि सूबों को इख्तियार उसामा दे दिया गया 18वीं तरमीम के तहत कि वो लोकल और फॉरेन कर्जे ले सकते हैं, और जिम्मेदारी किसकी है? फेडरल गवर्नमेंट की है। वफाक जिम्मेदारी लेगा अगर कल किसी वक्त आप नहीं दे पाते तो। देखें हर तरफ से गवर्नमेंट चौक हो गई है, रियासत ठीक है सर, मैं वापस आता हूं आपकी तरफ। अच्छा, एक चीज- सूबे एक अपने चीज अपने मैं टैक्सेस भी वापस आता इकट्ठे हूं कर रहे हैं। इसके अंदर। एक छोटी सी एडिशन, ये जो एहतशाम साहब ने कहा ना, बड़ा जी, एक जी। इसका सिक्योरिटी के साथ बड़ा गहरा तल्लुक। मिसाल के तौर पे आप इतना उधार ले लेते हैं कि आपकी जो रियासती निज़ाम है, ये जो आपकी मईशत है, जो कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो आपका, ये गिरवी हो जाता है और आप इस काबिल नहीं रहते कि आप पैसे वापस कर सकते। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप ना दें, अगले 5 साल 10 साल ना दें, लेकिन ये जरा ये जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का कर, आपकी सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन पास हो जाते हैं। हम डरा नहीं रहे, ना हमें डरने की जरूरत है, लेकिन हकीकत है ये, इस पे बात होनी भी ठीक पॉसिबल हो जाती हैं जब आप हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नकवी साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो गुलाम सरवर खान साहब के अससाजात की तहकीकात शुरू कर दी, पिछले मामला तय हो गए कर दी गई हैं, आपने कमेंट करना है आप जरूर कर लें, लेकिन मुझे जाना है इसके ऊपर है, मैं टाइम को कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कि इसके अंदर भी जो है ये नैब ने क्या सिर्फ वो हुज्जत तमाम करने के लिए इनका नाम डाल दिया, क्योंकि हम काफी सख्त हुए हैं आजकल नून लीग के खिलाफ, तो एक हुकूमती वजीर भी पकड़ लेते हैं, जैसे माजी में होता रहा है, जैसे नैब का तरीका कार रहा है माजी में। देखिए पहले मैं पिछली बात कर लूँ जी, प्लीज। मुकम्मल। जो एहतशाम साहब बीच में आ गए थे तो ज़ाहिर है मैं उनका एहतराम करता हूँ, मैं नहीं बोल सका। बात सीधी सी है, एहतशाम साहब बहुत ज़ोर लगा रहे हैं 18वीं तरमीम पे, कि 18वीं तरमीम ने सारा तबाह कर दिया, सत्यानाश कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या उस वक्त के तमाम हुक्मरान बिल्कुल बेवकूफ़ थे, बेअकल थे, तमाम पार्लियामेंटेरियन जिसमें अपोजिशन भी थी, हुकूमत भी थी, सब ने मिलकर किया। अच्छा वो थे 10 पार्टियां थी, ठीक है, हाँ, सियासी पार्टियां। हाँ, तो अगर वो उस वक्त थे तो एहतशाम साहब अब नहीं है, तो चले अब मिलके उसमें चेंजेस कर लें, तब्दीलियां कर लें, जो चीज़ का रिजल्ट गलत आ गया तो उसको कैसे आप हो बेहतर सकते कर हैं? लें। नकवी साहब बोले बादशाह, आप कैसे हो नहीं, सकते मैं हैं? बोला नहीं हूँ, आप एक बोले छोटा सा हैं। बिल पास नहीं, करने के लिए एहतशाम साहब आप बोले हैं, majority नहीं है। एहतशाम ये तो साहब आप two-third बोले हैं, majority आप के छोड़ साथ मचा होना, रहे हैं। two-third majority सर के कुछ साथ। नहीं होना, कुछ नहीं होना, मुझे भी पता है। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट के थ्रू जब दोनों पार्टियां, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, पार्लियामेंट जनाब यहाँ पे होगा को तैयार ही नहीं है। ये नवाज शरीफ, आप जरदारी साहब और जनाब सब लोगों के केसेस पे कॉम्प्रोमाइजेस होंगे, उनको फिर आप कहा जाएगा कि जी ठीक है, ये इधर आए ना, सर मामलात देखें, आपके सर ढीले कर देते हैं, देखें, आपके सर ऊपर केसेस नहीं देखें, आते, जी, इधर आए। शानदार फिर होगा। सर होगा। वो ऑर्डिनेंस किस लिए आया था? नैब ऑर्डिनेंस किस लिए आया था? वो डिले करने के लिए आया था। नैब ऑर्डिनेंस क्यों आया था? जमानतें कैसे हुई, मामलात कैसे बिगड़े? तो मामलात यही, हम जो हैं, हमारे जैसे लोग जो हैं वो 40 साल 45 साल से ये देख रहे हैं सारा तमाशा। तो इस गोरखधंधे के खात्मे के लिए कहते हैं कि कौमी अदारों को मजबूत करें, आईनी तौर पर पार्लियामेंट के थ्रू कानून बना के। वो सियासतदान नहीं करना चाहता, भोले बादशाह सारी नहीं ड्यूटी है। अपने लिए थी। तीसरी दफा वजीर आजम बनाना, 102 अमेंडमेंट्स हुई हैं, सबसे बड़ी अमेंडमेंट यही थी कि तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनाना। वो तो उनके लिए बनाई गई थी। नकवी साहब अपना पॉइंट फिर इस पे डिबेट कर लेते हैं। अगर जी, एहतशाम जी, साहब प्लीज। देखिए, वो तीसरी दफा वजीर आजम की जी। कीमत अदा की गई 18वीं तरमीम को पास करवाने के लिए, PMLN के साथ में लाने के लिए, राइट नकवी साहब, वो कीमत नहीं बस ठीक है, सर करें वो, कंप्लीट करें सर, आप करें बात, मेरी बात मुकम्मल सर, अच्छा सर, इस पे मुझे नकवी साहब अगला सवाल आपसे ये करना था जो मैंने आपने जिसका जवाब नहीं दिया। गुलाम सरवर खान साहब, सर नैब का जो ये रवैया इस तरह से है कि उधर से 4 बंदे वहां से पकड़ लिए और 1 बंदा यहाँ से पकड़ लिया, ये उसी तरह के ऊपर देखिए, है? खाली मामला नहीं है। अभी जो कमीशन बना है, इस कमीशन में सिंध ने एतराज़ कर दिया।
कि वहाँ जो वज़ीर ख़जाना है, मशीर ख़जाना, वो क्यों बैठेंगे। तो उसको गौर करें तो इन्हीं सपोर्ट उससे हासिल है कि सदर ममलकत ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात से उनको इजाज़त दी है कि चूँकि पाकिस्तान को वज़ीर ख़जाना नसीब नहीं, लिहाजा आप कायम मकाम होकर वहाँ बैठें। अब उस पर सिंध ने एतराज़ किया। अब मामलात ये है कि उधर एंटी करप्शन ने अगर आदिल शेख साहब को कुछ मामलात पे नोटिस दे दिए हैं तो उन्होंने भी शोर मचा रखा है। जिस अंदाज में फिरदौस नकवी साहब हमारे भाई बोलते हैं वो भी आप देख लें कि मसला ये है कि हम लोग नॉन इशू को इशू ही बनाएंगे और इज्तिमाई कॉज के लिए हम लड़ने को तैयार नहीं है, काम करने को तैयार नहीं है। जिस तरह शाम साहब कह रहे हैं कि लोगों को ऐसे डील दी जाएगी, डील दे के फिर डील की जाएगी, तो ये तो हम पहले दिन से शोर मचा रहे हैं कि डील भी मौजूद है, डील भी मौजूद है, मामलात पर से पर्दा है। जिस वक्त कोई मामलात होता है, आज कहा नहीं उसने अपना शाहिद खाकान अब्बासी ने, वो वज़ीर आज़म रहे हैं, वो एक मनसब पे बैठ चुके हैं, उन्होंने कहा जब तक खामोश रहते हैं तो कोई नोटिस नहीं आता, जब हम बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो हमें नोटिस आने शुरू रहते हैं। भाई एतमाद का फुकदान है, अदारों की जानिब से एतमाद का फुकदान है, और वो फुकदान जो है उसी से ही मामला जो है गड़बड़ हो रहे हैं। हम कहते हैं कि पार्लियामेंट के थ्रू आओ, पार्लिमानी निज़ाम है, आप जब दिल चाहता है पार्लिमानी निज़ाम की बड़ी तारीफ़ करते हैं, जब दिल नहीं चाहता तो आप कहते हैं हमने पार्लियामेंट में जाना नहीं है, वहाँ मामला ठीक नहीं है, वहाँ लोग आवाज़ें कसते हैं। तो मुझे ये तो बता दें दुनिया की किस पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान पर तनकीद नहीं होती या आवाज़ें नहीं कसी जाती, कहाँ कुर्सियाँ नहीं चलती, कहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कहाँ गिरबानों को हाथ नहीं डाले जाते। बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में सारे तमाशे देखे हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने कसम खाई है कि 72 सालों में ना कुछ करना है, ना किया है, ना आइंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ टाइम गुजारने के लिए मुख्तलिफ प्लानिंग करते हैं, वही मौजूदा हुकूमत भी कर रही है, और देखें वज़ीर आज़म साहब भी वही कर रहे हैं, रोज़ाना के इजलास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद वो जाते हैं और वो कहते हैं हमारे पार्टी लीडरान नहीं मान रहे या हमारी जो अपनी पॉलिसी है उसमें ये मदाखलत है, लिहाजा ऐसा नहीं होगा। तो जब हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, कौमी यकजहती की बात नहीं करेंगे, हम फ्लोर पर आके वो चीज़ तय करने को तैयार नहीं है, जो ऑन रिकॉर्ड हो जाए तो मामला तो इसी तरह गड़बड़ है। अच्छा देखिए सर, इस टॉपिक को क्लोज करते हुए लास्ट सवाल इस टॉपिक पे आपसे ही कि कुछ बन पाएगा ये जो अब इधर भी आ जाओ। मैं सर आ रहा हूँ, सर आ रहा हूँ, ये टॉपिक क्लोज करना है फिर आपकी तरफ आता हूँ। गुलाम सरवर खान साहब जो है कुछ बन पाएगा या माजी की तरह जैसे हमने देखा कि जो हुकूमती अरकान है उनके केसेस रुके हुए, ये भी रुका रहेगा? देखिए अभी एहतशाम साहब ने आपको कहा मालन जब्बा का बहुत बड़ा केस है, परवेज खटक बड़े अहम आदमी है, तो कोई मामूली बात नहीं। महमूद खान साहब पे भी केस है, वज़ीर आज़म का भी मामला है कई मामलात में, लेकिन वो मामला इसी तरह चलते रहेंगे। जब हुकूमत चेंज हो जाएगी, 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे, फिर दूसरी पार्टी खड़ी हो जाएगी, फिर नैब या कोई और अदारा FIA या कोई एंटी करप्शन फिर इनके खिलाफ शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी माजी ऐसे ही है, हाल भी इसी तरह लग रहा है और मुस्तकबिल हमारा ये लग रहा है। क्यों कि हम पार्लिमानी निज़ाम के मानने वाले हैं और पार्लियामेंट में कुछ करने को थे। बिल्कुल ठीक है। तो शाम साहब अगले टॉपिक पे मुझे जाना है। मैं सर एक छोटी सी बात ऐड कर, जी 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 देखिए मुझे बताएं, यही नैब थी, ये जस्टिस जावेद इकबाल से पहले किसी को तकलीफ नहीं थी, इतने सालों आपके रही। सर बीच में वो आ गया ना, ऑर्डिनेंस आ गया। मैं भी बात सुन लेना, ऑर्डिनेंस तो अभी आया ना। हाँ अच्छा, ऑर्डिनेंस तो कब इसमें- आया है? यानी कमर जमान के नीचे यही नैब थी जबरदस्त बेहतरीन, जिसको कभी ख्वाब में भी ख्याल नहीं आया था कि नैब चाहिए साहब हमेशा हर फैसले में सुकम रहा है। नवाज शरीफ रिज्यूम के लोग मौजूद हैं आज तक फर्स्ट क्लास चलता रहा और हमेशा नवाज मेरा ख्याल है ठीक है। मैं हमेशा हार के कहा जी सुप्रीम कोर्ट में अपील जरूर जी करेंगे। मेरे सवाल आपसे ये करने कि ये जो मुराद अली शाह साहब ने वज़ीर आज़म को खत लिखा है NFC में अपील चाहिए की शमूलियत की मुखालफत, वो तो कह रहे हैं कि ये गैर आईनी है। सर क्या कहेंगे इसके ऊपर, किस तरह से आप देखते हैं? और विफाकी सेक्रेटरी खजाना की शमूलियत को भी गलत करार दिया है। सर देखिए वो सेक्रेटरी खजाना वाला तो मेरा ख्याल है गलत नहीं है, जो आज आके इन्हीं पे आता है। आपको याद है पिछली दफा हफीज शेख साहब के 2009 का जो बना था अपना NFC अवार्ड, तो उस वक्त वो थे और वो उस वक्त उनको सेनेट में लेके चले गए थे। जरदारी साहब वो सेनेटर थे, तो वो फिर एक तरीके से लीगल हो जाता है उनका, अगरचे वो एडवाइजरी कहलाते रहे, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने थे। यहाँ पे भी एक एतराज लगाया गया, मेरे नहीं ख्याल कि इस एतराज पे कोई इतना इसमें कोई वैलिड बात निकलती है। आईनी तौर पे मुझे नहीं पता क्या है, सदर साहब ने इजाजत दी है स्पेशल, जब भी फाइनेंस का कोई भी होता है, जी हाँ, वो स्पेशल इजाजत के जरिए हो जाता है। बहुत सारे हुए, हाँ हफीज पाशा साहब भी इस तरह नवाज साहब की पहली हुकूमत में रहे हैं,
तो उनको भी इसी तरह करने दिया गया, सारे इदारों में जाया करते थे। देखिए सवाल यह है कि जो शहजाद चौधरी साहब ने बड़ी पते की बात की थी कि जो जितने फैसले हुए हैं, 2 अदारे बनाए गए, एक नेशनल कमांड एंड कंट्रोल बनाई गई है, उसके बाद आपने देखा कि कौमी सलामती की कमेटी बनाई गई है। वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं, 4 चीफ मिनिस्टर होते हैं, एक पूरी टीम होती है, वफाकी हुकूमत होती है, कैबिनेट के लोग सारे होते हैं, वहाँ पे सारे चीज़ें तय होके जाती हैं। वो कहते हैं कि जी कंसेंसस के साथ मामलात हो रहे हैं। जब अपने अपने सूबों में जाते हैं तो वहाँ पे फिर सियासत जो है ना वो चमकाने वाली बात हो जाती है। फिर मेरा ख्याल है 1-2 बयान फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं, नहीं आने चाहिए। शहबाज गिल साहब को लेके आ गए हैं, उनका काम हुकूमत को मेरा ख्याल है एम्बैरस करने के लिए लगा दिया गया है। हर बात का जवाब उन्होंने देना ही होता है। वो आपके प्रोग्राम में कल आके बैठ गए नकवी साहब, तो आपने 6 महीने पहले कोई बात की होगी उनके बारे में, तो वो बात करते करते कह देंगे आपने 6 महीने पहले मेरे बारे में ये बात की थी, तो वो आपको दिखा देंगे। और जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, एहतिशाम साहब हम लोग कितने बदकिस्मत हैं। देखिए बदकिस्मती बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए इनके पास, मेरी बात सुन लें, इनके पास लोग ही अपने नहीं है। मतलब अगर है कि क्यों नहीं एतमाद करते। एक अब शिबली फराज साहब के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन को समझने वाले बंदे नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि चले पार्टी के आदमी हैं, पुराने लोग उनको लगाया कि लोग तो सवाल यही कर रहे हैं कि भी आप इलेक्टेड लोग अपनी पार्टी के लोग लेके नहीं आएंगे तो बात पैदा नहीं होगा। अनइलेक्टेड लोग जो है उनका जिसको कहते हैं काबा किबला किसी और तरफ होता है, वो किसी और को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो और किसी के मफादात की वो सियासत कर रहे होते हैं। जो आपने देखा जिस तरीके से इल्जामात की बारिश हो रही है, एनर्जी के बाबर साहब के ऊपर आ रही है बातें, और जिस तरीके से कॉमर्स मिनिस्टर के बारे में बातें हो रही है, अल्लाह का शुक्र है 6 में से 4000। जी, मैं कुछ और बात ये कर रहा हूँ। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए नॉन मुंतखब जो है, नॉन इलेक्टेड लोग जो हैं, उनको तो इन्होंने ओबलाइज किया, करें जो कर रहे हैं, उनकी अपनी पॉलिसी है। लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि शहबाज गिल साहब जो कि उनको बनाया गया मशीर सियासी राब्ता, और सियासी राब्तों के लिए बनाया गया है, जिनके हर बयान जो है वो सियासी राब्तों को मुंतशिर कर देता है, दूरी पैदा करता है, वो दूरी पैदा करता है। तो अफसोसनाक बात है, हमारी बदकिस्मती ये है, हमारी बदकिस्मती ये है। साहब यही करते थे कि तुम के बयान देने वाला बंदा लगाते थे वो। जी सर, शहजाद साहब ये बताइएगा, ये सर विफाकी हुकूमत ने 10वें जो मालियाती कमीशन है इसकी तश्कील 9 के बाद जब सदर मुमलिकत ने भी साइन कर दी है इसके ऊपर, तो फिर मुराद अली शाह साहब की सर एतराज की क्या हैसियत रह जाती है इस पे? नहीं, देखिए मुराद अली शाह साहब कर सकते हैं एतराज, लीगली शायद कॉन्स्टिट्यूशनली वो ठीक हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसी किस्म का कोई किसी कोर्ट से या प्रेसिडेंट की ऑफिस की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ जाएगी और वो वाज़ेह हो जाएगा। डॉक्टर तरीन साहब कहाँ से इलेक्ट हो गए, तो मेरा मतलब कहने का ये है कि तो इसलिए ये अब ये एक्सेप्शंस क्रिएट करनी पड़ती हैं इस कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर। मेरा ख्याल है उसी के अंदर सदर ने इजाजत दी है, नोटिफिकेशन में सदर ने इजाजत दी है इख्तियारात पे इनको कि चूंकि वजीर खजाना नहीं है तो आप जो इसको छेड़ करें। बिल्कुल ठीक। जी चौधरी साहब कंप्लीट कीजिएगा। नहीं, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें मेरा ख्याल है कि प्रोफॉर्मा यानी कि क्या कहते हैं कि एक किताबी तौर पर उन्होंने एक बात की है, खाम खा में अपने यानी अपनी सिंध की पोजीशन को असर्ट करने के लिए अगेंस्ट द फेडरेशन उन्होंने वो किया है, और उसका वो प्रेसिडेंट ऑफिस जो है वो क्लैरिफिकेशन देगा। मैं ज्यादा उसको कोई ठीक। एहतिशाम साहब शहबाज गिल साहब वाली बात पे कमेंट कीजिएगा जो अभी पॉइंट रेज किया है नकवी साहब ने कि ये राबता जो है वो उसमें मजीद फुकदान पैदा करेंगे या बेहतर करेंगे? देखें ये डिजास्टर होगा। मेरा नहीं ख्याल जिस तरीके से बुजदार साहब ने उनके खिलाफ शिकायत करके उनको उठाया, अब तो बात खुल के सामने आ गई है कि ये ऑफिशियली बात आ गई है कि उन्होंने बुजदार साहब ने कहा कि ये बंदा मेरी पब्लिसिटी की बजाय अपनी पब्लिसिटी कर रहा है, ये रिपोर्ट हो गई हैं चीजें, इसलिए उनको हटाया गया। लेकिन क्योंकि माजरत के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब को ऐसा बंदा चाहिए होता है जो बहुत ज्यादा बोले। अभी फिरदौस आशिक अवान साहबा लाख आप उनसे इख्तलाफ करें, सुबह उठ के टका के बयान देती थी जो उनके हक में होता था, इमरान खान के हक में और उनके मुखालफिन के हक में। कहने वाले लोग कहते हैं और प्राइवेटली तो कहते हैं फवाद चौधरी साहब के यही बात उनकी पसंद की जाती थी। अब उन पर इल्जाम कुछ और लगे हैं तो उनको हटाया गया है। अब एक ऐसे आदमी को लेके आए हैं, फौज से भी लेके आए, रिटायर्ड हैं, आसिम वाजा साहब बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, इधर से शिबली फराज साहब आ गए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना आसान काम नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा थैंकलेस सा जॉब होता है बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। आप बड़े अच्छे काम करते हैं, छोटी सी बात गलत हो जाती है तो आपकी छुट्टी हो जाती है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, जो मुझे डर लग रहा है ज्यादा, कि शिबली फराज साहब वो काम नहीं कर पाएंगे जो उनको करना चाहिए, ना ही आसिम वाजा साहब इतनी जल्दी फोर फ्रंट पे आएंगे। और प्रोसेस में
शहबाज गिल साहब जो है ना वो हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट क्रिएट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप चाहते हो कि आ रहा है मुझे हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन को बड़ा मवाद पहुंचाएंगे, जबरदस्त किस्म का मवाद देंगे हुकूमत की तोपों के खिलाफ जो करने के लिए। जी बिल्कुल ठीक है। बाजवा साहब तो फॉरेन जो है मामला देखेंगे ना हमारे इसके जो है इन्फॉर्मेशन बाजवा साहब जो मशीर हैं और बाजवा साहब को इसलिए लाया गया कि जो सी पैक के मामला हैं और दूसरे मामला सही है जिसमें गलत फहमियाँ फैलाई जा रही थी, जो कौमी नौयत के मामला हैं उनको खुसूसी तौर पर देखें। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे क्लोजिंग पे जाना है सर। थैंक यू सो मच राज साहब, आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।